नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चौराहे दो इस लाइव का, जहां सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। तो दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि ईडी ने 35 ठिकानों पर यह छापेमारी की है और ईडी की तरफ से अब तक 103 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। बता दें कि दिल्ली में कथित शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी दिल्ली शराब घोटाले में लगातार शिकंजा कस रही है और अब ईडी ने 3 राज्यों में छापे मारे हैं, जिसको लेकर दिल्ली के अलावा पंजाब और हैदराबाद में ईडी ने 35 ठिकानों पर छापेमारी की है। बता दें कि शराब घोटाले को लेकर ईडी लगातार एक्शन मोड पर है और इसको लेकर ईडी ने अब 3 राज्यों में छापेमारी की है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हैदराबाद में भी ईडी ने छापेमारी की है और इन तभी तीनों राज्यों के 35 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक ईडी कुछ शराब विक्रेता और कंपनियों और उनसे जुड़े संस्थानों की तलाशी ले रही है। यानी कि मतलब ईडी की तरफ से शराब कंपनियों और उससे जुड़े सभी संस्थानों की तलाशी ली जा रही है, जिसको लेकर ईडी दिल्ली शराब घोटाले को लेकर अब तक 103 से ज़्यादा जगहों पर छापे मार चुकी है। इससे पहले सितंबर के महीने में ईडी ने इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की थी, जब शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के अलावा सीबीआई ने भी इस मामले में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ विजय नायर को गिरफ्तार किया था। उन्होंने सीधे तौर पर इवेंट मैनेजमेंट के मालिक विजय नायर को गिरफ्तार किया था और उससे पहले शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को गिरफ्तार किया था। बता दें कि इसको लेकर इस मामले में ईडी की तरफ से लगातार ये कार्रवाई की गई, लेकिन सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था। तो वहीं एफआईआर कुल 9 लोगों के पर की गई थी, जिसमें से सिर्फ पेरनॉड रिकॉर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज राय के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी नहीं किया था, लेकिन 9 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। और दिल्ली में मनीष सिसोदिया को भी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। ये लुकआउट सर्कुलर सीबीआई की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन अब ईडी फिर से शराब घोटाले को लेकर एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और लगातार छापेमारी कर रही है। देखना ये होगा कि ईडी की तरफ से इस छापेमारी में क्या कुछ ईडी को मिलता है, क्योंकि शराब घोटाले को लेकर बड़ी बड़ी बातें सामने आई थी और ईडी की तरफ से उस वक्त भी छापेमारी की गई। भी तो कई दिनों से ईडी लगातार इसको लेकर सक्रिय थी और अब लगातार 3 राज्यों में ईडी की छापेमारी की गई है और 3 राज्यों के 35 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। बात करें शराब घोटाले को लेकर, तो ईडी की तरफ से शराब घोटाले को लेकर 103 ठिकानों पर छापेमारी की जा चुकी है। तो ईडी के छापेमारी के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने ईडी पर तंज कसा है। बता दें कि उन्होंने खुद कहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई और ईडी को कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीधे तौर पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के छापेमारी को लेकर ये बयान दिए हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ताबड़तोड़ छापेमारियां कर रही है। वहीं ईडी की छापेमारी पर सियासत भी लगातार जारी है। जैसे ही ईडी की छापेमारी की खबर सामने आई, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बचाव में उतर गए। अरविंद केजरीवाल ने मामले में न सिर्फ अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी, उन्होंने सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया को अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी, बल्कि केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उनका कहना है, बता दें कि अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले को लेकर कुछ नहीं किया है और उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्लीन चिट वो खुद अपनी तरफ से देते नजर आ रहे हैं और उनको निर्दोष बता रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक ईडी को और सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है। केजरीवाल ने ट्वीट भी कर कहा कि 500 से ज़्यादा रेड, अपने ट्वीट कर केजरीवाल ने इस दौरान ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि 500 से ज़्यादा रेड की गई, 3 महीनों से
सीबीआई, ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए, लेकिन उनको कुछ हाथ नहीं लग रहा और उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। ट्वीट करते हुए उन्होंने तंज कसते हुए कहा क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, इसीलिए उनके खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा है। तो सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार पर अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने अधिकारियों को इस चीज के लिए लगा रखा है, उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक सबूत ना तो ईडी को और ना ही सीबीआई को मिला है। तो इससे उन्होंने सीधे तौर पर तंज कसते हुए कहा कि ये सभी अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है, ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा। अपने ट्वीट में उन्होंने सभी बातों को लिखा। दरअसल बता दें कि सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज एफआईआर में मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, यानी कि मुख्य आरोपी बनाया गया है। सिसोदिया आबकारी विभाग के भी संभालते हैं और उनकी अगुवाई में ही दिल्ली में नई शराब नीति बनाई गई थी, जिसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद सिसोदिया ने घर और बैंक लॉकर की तलाशी भी की जा चुकी है। जांच एजेंसियों ने इससे पहले भी 2 बार छापेमारी की है। अब इसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल की मुखर नजर आ रहे हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए एक ट्वीट किया जिसके जरिए उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और इस छापेमारी को बेकार बताया। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने कुछ नहीं किया है, वह निर्दोष हैं और उन्होंने अपनी तरफ से मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट दे रखी है। इससे पहले भी जब छापेमारी की गई थी, सीबीआई ने जब मनीष सिसोदिया के घर सर्कुलर जारी किया था, उसको लेकर भी इन्होंने तंज कसे थे। और जब ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और मनीष सिसोदिया के घर सर्च किया गया था, तो उसको लेकर भी वह उनके बचाव में उतर आए थे। और एक बार फिर अब ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है तो फिर से अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बचाव में उतर आए हैं और उनको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब कर्नाटक की। कर्नाटक में दशहरे के दिन हंगामा देखने को मिला। आपको बता दें कि कर्नाटक के बीदर में दशहरे के दिन ये बवाल देखने को मिला, जहां कुछ लोग मस्जिद में घुस गए और उन्होंने नारे लगाए, जिसके बाद वहां विवाद शुरू हो गया। बता दें कि कर्नाटक के बीदर में दशहरे के दिन लोगों की भारी भीड़ एक मस्जिद में घुस गई। इस दौरान लोगों ने वहां न सिर्फ जय भवानी के नारे लगाए बल्कि मस्जिद के अंदर पूजा भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि पुलिस ने महमूद गोवान मदरसा और मस्जिद के मैदान में कथित तौर पर प्रवेश करने और नारे लगाने के आरोप में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर पुलिस ने 9 लोगों को दोषी ठहराया है और 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस लगातार इसको लेकर जांच कर रही है। बता दें कि एक वीडियो कर्नाटक से वायरल हुआ था, जो कर्नाटक के बीदर में दशहरे के दिन कुछ लोगों की भीड़ एक मस्जिद में घुस जाती है और उस दौरान वह नारे भी लगाते नजर आते हैं और इस दौरान उन्होंने मस्जिद के अंदर पूजा भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ। वायरल होते ही पुलिस एक्शन में आई और पुलिस ने इसको लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इसको लेकर 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। वायरल वीडियो में भीड़ को मस्जिद के मैदान में प्रवेश करते देखा जा सकता है, यानी कि वायरल वीडियो में जिस तरीके से आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि भीड़ को कैसे मस्जिद में भीड़ घुस रही है, उसमें वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिसमें बता दें कि इस मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तरफ से विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है। इसके बाद कथित तौर पर भीड़ 6 अक्टूबर को दशहरा पर पूजा करने के लिए वहां जाती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत कर आरोप लगाया कि भीड़ ने गेट तोड़ने की कोशिश की और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भीड़ ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को धमकाया और मस्जिद की दीवार पर कचरा फेंक दिया, जिसमें शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी दी। यानी कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले ही वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गए थे और इनको इस दौरान प्रदर्शन में शिकायतकर्ताओं का कहना था और स्थानीय लोगों का कहना था कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जाए। जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह अपना प्रदर्शन और तेज कर देंगे। जिसके बाद पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर दर्ज कर दी। बता दें कि पुलिस अधीक्षक
डेगा किशोर बाबू ने कहा कि मस्जिद परिसर के अंदर एक मीनार है। दशहरे के दिन यहां आमतौर पर 2 से 4 लोग आते हैं, लेकिन इस बार अधिक संख्या में लोग प्रवेश कर चुके थे। इसमें मस्जिद में प्रवेश करने के लिए किसी ने भी अवैध रूप से ताला नहीं तोड़ा। पुलिस ने साफ तौर से ताला तोड़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद में 2-4 लोगों की एंट्री होती है, लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा हो गई थी और किसी ने भी मस्जिद के ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि हमने FIR दर्ज कर ली है और कुछ लोगों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बाकी लोगों की तलाश जारी है और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच भी कर रही है। पुलिस की तरफ से सीधे तौर पर कहना है कि पुलिस पूरी वीडियो की जाँच का भी कर रही है और लोगों की पहचान कर रही है। जो लोग भी इसमें शामिल है पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने इस मामले को लेकर 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां गुलबर्गा के पुलिस ने महानिरीक्षक ने कहा है कि सालों से मस्जिद के पास जाकर हिंदू एक पेड़ की पूजा करते आ रहे हैं। इस बार वहां कोई पेड़ नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। सीधे तौर पर पुलिस ने यह कहा कि उन्हें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। इस मस्जिद के पास हिंदुओं का जाना कोई नई बात नहीं है। हर विजयादशमी पर वह पूजा के लिए वहां जाते हैं। सीधे तौर पर पुलिस की तरफ से भी एक आधिकारिक बयान आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मस्जिद के पास एक पेड़ है जहां हिंदू लोग पहले से ही पूजा करते आ रहे हैं और इस बार वहां कोई पेड़ नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ है। इस मस्जिद के पास हिंदुओं का जाना कोई नई बात नहीं है। हर विजयादशमी पर वह पूजा करने के लिए वहां जाते हैं और इस बार भी विजयादशमी के अवसर पर वे लोग पूजा करने के लिए वहां गए। सीधे तौर पर दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायतकर्ताओं ने मस्जिद का ताला तोड़ने की कोशिश की, वहां पूजा पाठ की और भवानी के नारे भी लगाए और कई भीड़ों ने आपत्तिजनक बातें भी कहीं। इसको लेकर पुलिस ने FIR दर्ज कर ली और 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं एनसीबी की। मुंबई एनसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मुंबई एनसीबी ने 120 करोड़ रुपए की नशीली दवा जब्त की है। बता दें कि इसको लेकर एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी की बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने गुजरात में के जामनगर और मुंबई के एक गोदाम से 120 करोड़ रुपए की 60 किलो नशीली दवा मेफेड्रोन जब्त की है। मामले में एयर इंडिया के पूर्व पायलट समेत 6 लोगों को गिरफ्तार भी एनसीबी की तरफ से किया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक SK सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक ये MD ड्रग मुंबई के एक गोदाम और जामनगर से जब्त की गई है। बता दें कि एनसीबी को मुखबिर से जानकारी मिली थी, जिसके बाद गोदाम पर छापेमारी की गई। एनसीबी ने तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी की तरफ से इस सभी तस्करों का पर्दाफाश किया गया और इसमें उनके सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी कि मुख्य आरोपी को भी एनसीबी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि 120 करोड़ रुपए की नशीली दवा मेफेड्रोन जब्त कर ली है। बता दें कि एनसीबी ने DDG सिंह ने बताया कि शुरुआत में जामनगर की नौसेना खुफिया इकाई में MD ड्रग की खरीद फरोख्त किए जाने की जानकारी दी थी। इस पर एनसीबी और नेवल इंटेलिजेंस यूनिट ने साझा रूप से काम किया, जिसमें इस सूचना पर जामनगर में 10.350 किलोग्राम MD ड्रग जब्त किया गया है। जामनगर में गिरफ्तार 2 में से एक आरोपी की पहचान सोहेल गफ्फार के रूप में हुई है, जो कि 2016 के से 2018 के बीच एयर इंडिया का पायलट था। बता दें कि एक पायलट को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उसकी पहचान सोहेल गफ्फार नाम के आदमी से हुई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि जामनगर और मुंबई में जब तो ड्रग्स के तार इन सभी से जुड़े हुए थे, जहां बरामद 60 किलो MD ड्रग की इंटरनेशनल मार्केट की कीमत 120 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। दरअसल एनसीबी के हेडक्वार्टर दिल्ली और मुंबई जोनल हेडक्वार्टर ने जामनगर में 3 अक्टूबर को छापा मारा था। इससे पहले अगस्त में भी मुंबई पुलिस ने पड़ोसी पालघर जिले में एक 1400 करोड़ रुपए की MD ड्रग्स पकड़ी थी। यानी कि एक बार फिर इनको कामयाबी मिली है और मामले में 5 आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब नशीली दवा का वजन 700 किलोग्राम से ज़्यादा बताया जा रहा था। यह कार्रवाई मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने की थी, जिसमें मेफेड्रोन को माऊ या फिर MD ड्रग के रूप में भी जाना जाता है। ये एक सिंथेटिक पाउडर है जिसमें NDPS के तहत
मादक पदार्थ इसको माना जाता है और यह प्रतिबंध भी है, जिसको लेकर अब ये कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई। एनसीबी ने 120 करोड़ से ज़्यादा की एमडी जब्त की है और इसको लेकर एक एयर इंडिया के पायलट और उनके साथ 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अरुण बाली की। अरुण बाली अब हमारे बीच नहीं रहे। कई दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और अब अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। कोरोना काल के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े चेहरे ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और अब बॉलीवुड जगत की से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। कई फिल्मों में शानदार अभिनय करने वाले दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है। बता दें कि अभिनेता अरुण बाली लंबे समय से बीमार चल रहे थे और कुछ महीने पहले ही वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। अरुण बाली की बेटी से मिली जानकारी के मुताबिक वे बीमारी से ग्रस्त थे और उनको एक गंभीर बीमारी थी जिसमें ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसमें नर्व्स और मसल्स के बीच एक बैरियर हो जाता है। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। कई सेलेब्स और फैंस उनके लिए सोशल मीडिया पर शोक जाहिर कर रहे हैं। बता दें कि अभिनेता ने अपने करियर की शुरुआत 90 के दशक में की थी। वह राजू बन गया, जेंटलमैन, फूल और अंगारे, खलनायक, 3 इडियट्स, पानीपत और वेब सीरीज मिर्ज़ापुर में भी नजर आ चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने टीवी शो बाबुल की दुआएं, लेती जा, कुमकुम जैसे सीरियल्स में भी काम किया है। बता दें कि अरुण बाली एक हंसमुख कलाकार थे। उनके निधन से बॉलीवुड के एक बड़ा झटका लगा है। दोस्त लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।